मित्रों, अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का स्ट्रेटेजी। और पेपर पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं हम क्या क्या करेंगे। हम एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है उसके बारे में भी देखेंगे। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 6, तो ये क्या है ना, वो डिस्क्रिप्टिव है। मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक या फिर वो पर्टिकुलर चैप्टर कितनी बार इंस्टीट्यूट ने डिस्क्रिप्टिव में रिपीट किया है। और इसके बाजू में ही आपको ये दिखेगा, रिमार्क्स दिखेंगे कि वो पर्टिकुलर टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव कितनी बार एमसीक्यू में भी आया है। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना एनएफआर का, तो एमसीक्यू में 2023 में आया था, जून 2025 में आया था। तो इस तरह का एनालिसिस गहराई तक गए हम लोग, ठीक है, पूरा गहराई तक जाके आए हैं। और यहाँ पे एक छोटा मोटा ऊपर ऊपर से एनालिसिस करके दिया है कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक कितना वेटेज रखता है, कितना मार्क्स रखता है एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव वाला। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं पेपर पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट या फिर बी पार्ट ले लो। ये पर्टिकुलर चैप्टर है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, वो पर्टिकुलरली शेयर्स अंडर राइटिंग्स और फोरफिटेड शेयर्स इनके लिए रहता है, प्रेफरेंसेस डिबेंचर्स इनके लिए रहता है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो ये फोरफिटेड शेयर्स है ना, फोरफिटेड शेयर 3 बार आ चुका है। मतलब कभी कभी आया है दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, जून 2026, इन 3 अटेम्प्ट्स में आ चुका है। और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स भी 3 बार आ चुका है, दिसंबर 2025, 2025, जून 2025, दिसंबर 2024। इन पर्टिकुलर चैप्टर्स अंडर राइटिंग का भी देखो, जून 2026 और जून 2024 में भी आया था। एमसीक्यू इन दिसंबर 2025 और दिसंबर 2023 में आया था। तो इस तरह से हमारा हमको कहाँ पे फोकस रखना है वो हमको पता चलेगा, जिससे कि हमको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम क्वेश्चन करने बैठे। डिबेंचर्स भी 1-2 बार आया है शायद से, मैं देख के बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट जो मॉड्यूल 1 है आपका, उसको लेके ये बात करता है, बाकी कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 उसके लिए होता है। अगर किसी का पर्टिकुलर ये चैप्टर ख़राब होगा, अगर जनरल इंट्रेस्ट ख़राब होगी, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको टच भी ना करो, इसको ऐसे के ऐसे रहने दो। हाँ, बस एमसीक्यू पर्पज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 2 अगर जम रहा है, वो जनरल इंट्रेस्ट करने को हो रहा है तो भी करना, अदरवाइज मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज मतलब वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, वर्किंग नोट बनाना, प्लस उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, काफ़ी हेट्रिक काम होता है। बट अगर आपने सीए के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो मार्क माय वर्ड्स, आपको जहाँ पे 1 घंटा लगता है ना, वहाँ पे 30 मिनट लगेगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली होगा, धीरे धीरे होता है वो सब कुछ, ठीक है। मतलब 15-20 दिन के बाद आपका स्पीड इतना बढ़ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज करने के लिए कि आप इजीली कर पाओगे। और इसके लिए मैं एक टिप देता हूँ कि आपको क्या करना है। इसके लिए एक टिप है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का हर एक दिन में एक अटेम्प्ट तो करना ही करना है, मतलब एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है अपने को। बट इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप देता हूँ कि इसके एडजस्टमेंट लिख के लो। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं आपके टीचर ने बताए होंगे या फिर आपके टीचर्स के बुक में होंगे, तो उसका एडजस्टमेंट और उसका इफेक्ट क्या होता है वो आप एक बार लिख के लो, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि करना क्या है एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में। मतलब अगर हर एक एडजस्टमेंट गो थ्रू कर लिया तो बाकी तो पोस्टिंग करना ही होता है, और आपको पोस्टिंग करना तो आता ही है क्योंकि 11-12 और टीवाई बीकॉम तक तो हमने वही किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी पार्ट पे। देखो ए और बी पार्ट है ना, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया यार बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस का हमको क्या प्रॉफिट एंड लॉस या फिर क्या बोलते हो वो बैलेंस शीट भी करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका बेसिक करके जाओ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में वो वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछता है, इंश्योरेंस में वो क्लेम के बारे में पूछता है, बैंकिंग में वो रिबेट के बारे में पूछता है या फिर बिल डिसऑनर के बारे में पूछता है। उनका छोटा छोटा एडजस्टमेंट्स रहता है, उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए मैं प्रीफर करता हूँ कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि 6 अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या पूछा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे, तो उस क्वेश्चंस को ही करके जाओ। और बाकी जो बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे उनको करके जाओ, क्योंकि क्या है ना, ये बुक के क्वेश्चंस ही होते हैं ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो इंडियन एएस का होता है। पिछली बार इंडियन एएस में ईपीएस नहीं आया था, ठीक है, ईपीएस नहीं आया था, तो इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया आपको ईपीएस का 5 बार आ चुका था, 5 बार, ठीक है, 5 बार। एक अटेम्प्ट में नहीं आया था, वो भी जून 2026 में नहीं आया था। बट पिछली बार देखोगे तो 5 बार आ चुका है, वो इस बार भी आएगा।
ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। बट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो इंडियन एएस में क्या 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 करना है, ईपीएस करना है, इन्वेंट्री करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस करना है। ये 3 प्रैक्टिकल करके जाना है, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनको छोड़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आता है। वो हर अटेम्प्ट में आता है। 2025 को छोड़ के चले जाओ ना तो हर अटेम्प्ट में आया हुआ है। मतलब इसका भी स्ट्रिक्ट समझ लो कि 100% ही है। बट अगर दिसंबर 2025 को छोड़ा जाए तो 100% ये कन्फर्म आता ही आता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी क्या आता है, आपको बोलेगा कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताओ, नहीं तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताओ। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस वो पूछता है, ज़्यादा बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर 6 से आता है। वो मोस्टली इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना पर्टिकुलरली, उसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट या फिर क्वेश्चन नंबर 6 में करना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट अगर आपने किया है तो करो, कोई इशू नहीं है, अच्छा टॉपिक है। एमसीक्यू यहाँ से ही आते हैं, चैप्टर 6 से ही ज़्यादा एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में चैप्टर 7 में सेक्रेटरियल ऑडिट या फिर ऑडिट कमेटी या फिर कॉस्ट ऑडिट, ये इनका फेवरेट है, ठीक है। ये चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में बोल रहा हूँ मैं। ऑडिट कमेटी, सेक्रेटरियल ऑडिट या फिर कॉस्ट ऑडिट। अब मैं ये कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट ने पूरा एनालिसिस करके दिया है। मतलब ये एनालिसिस मैंने किया है, बट क्वेश्चन पेपर तो उन्होंने निकाली थी ना, उन्होंने वही पैटर्न रखा है, तो वही पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया और आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं अपने मन का क्यों कुछ बताऊँगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट जो है वो चैप्टर 7 में से कुछ भी आ सकता है, एक्सेप्ट वो चैप्टर 7 में से बहुत कुछ आता है वैसे तो देखा जाए तो। बट चैप्टर 7 करना एक थोड़ा बहुत मुश्किल ही होता है। बट चैप्टर 7 का जो बी वाला पार्ट है, चैप्टर 7 का बी वाला पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला पार्ट है, वो चैप्टर 7 एनएफआरए का ज़्यादा पूछता है। एनएफआरए उसका फेवरेट है, थोड़ा बहुत ऐसा समझ लो कि लाडला बेटा है उसका। ये वाला क्वेश्चन प्रिफरेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रिफरेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट कुछ ही पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पूछता है, जैसे कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो है वो ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंटिटीज़ का होता है। मतलब हॉस्पिटल का हो गया, एजुकेशन का हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। तो इसके बारे में इंस्टीट्यूट काफ़ी बार पूछता है कि भाई इसका वाउचिंग कैसे करेंगे, या फिर इसका इनकम स्टेटमेंट का वाउचिंग कैसे करेंगे, या फिर इसका पर्टिकुलरली वेरीफाई कैसे करेंगे, सैलरी रजिस्टर एक्सेट्रा। तो उसके बारे में वो पूछता है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंटिटीज़। अगर आपने ये चैप्टर 8 कर लिया ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंटिटीज़ वाला, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर 7 का स्पेशली ऑडिटर के लिए रहता है। स्पेसिफिकली ऑडिटर के क्वेश्चन, मतलब क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। सो ऑडिटर के बारे में जितना भी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है वो यहाँ पे पूछा जाता है। आप देख सकते हो एनालिसिस में, आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में क्या पूछा जाता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपना रिपीटेड क्वेश्चंस पे। देखो आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे फोकस करना है मोस्टली। आपको बैलेंस शीट ये जो बनाते हैं एज पर द शेड्यूल 3, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। शेड्यूल 2 एप्लीकेबल नहीं है आपको, आपको बस नॉलेज पर्पज़ के लिए दिया है उन्होंने। शेड्यूल 3 करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में एनएफआरए आपको देख लो हर अटेम्प्ट में आ चुका है, हर अटेम्प्ट में, मतलब 6 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट्स में आ चुका है। तो एनएफआरए करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है एनएफआरए को। उसके बाद में इंडियन एस 33 5 बार आ चुका है, इसको भी करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। सेक्रेटरियल ऑडिट, देखो एक अटेम्प्ट को छोड़ के हर अटेम्प्ट में आया है, तो सेक्रेटरियल ऑडिट को आपको क्या करना ही करना है, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी देखो, इंश्योरेंस कंपनी का देखो 5 बार आ चुका है, 5 बार। इस बार भी आने के चांसेस है, बट ऐसा लग तो नहीं रहा आएगा, बट हाँ आने के चांसेस तो लगते ही इसके। और इसमें आया भी तो क्या आता है देखो यहाँ पे दिया हुआ है। बैंकिंग कंपनी में भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आता है, जैसे कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गया, एडवांसेस क्लासिफिकेशन प्रोविजंस, लोन क्लासिफिकेशंस हो गया। लोन क्लासिफिकेशंस मतलब कि सब स्टैंडर्ड वो एसेट्स नहीं क्या रहते, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर्टिकुलरली एक्सेट्रा लॉसेस को कंसिडर करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा कुछ तो रहता है, तो वो सब कुछ लोन क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो वो भी 5 बार पूछा गया है। मतलब
हमको ज़्यादा प्रायोरिटी टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कहाँ पे कैसा है, कितनी बार आ चुका है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का शायद से एक बार आ चुका था, वो भी दिसंबर 2023 में आया था, वर्किंग कैपिटल का आया था, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, आपको इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन तीनों को करके जाना है, और इंश्योरेंस और बैंकिंग को तो कंफर्म करके जाना है, ठीक है। इस बार धप्पा दे सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, दे के आई डोंट नो, बट हाँ धप्पा हो सकता है। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो भी यहाँ पे उन्होंने पूछा है 5 बार, बायबैक का क्वेश्चन 4 बार पूछा था। इस बार आने के चांसेस नहीं लग रहे, या फिर लग भी सकते, कुछ बोल नहीं सकते, देखो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद फोरफिटेड वाला शेयर जो है वो डिस्क्रिप्टिव, वो उनका फेवरेट ही रहता है, उसमें वो कॉल इन एडवांस प्लस कॉल इन एरर्स वाला क्वेश्चन भी पूछता है, तो वो वाला अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करके जा रहे हो तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 अटेम्प्ट्स में आ चुका है। वैसे भी ये सीए इंटर और सीए में इंटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का। अंडर राइटिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2-3 अटेम्प्ट से आया नहीं है वो, जून 2026 में उसने डायरेक्टली जंप किया था, बट अंडर राइटिंग एक ऐसा है ना चैप्टर कि आया तो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ राइट इशू वाला एक क्वेश्चन रहता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो राइट इशू करके जाना, ठीक है, थियोरेटिकल राइट इशू समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो है। ऑडिट कमिटी का देखो, ऑडिट कमिटी भी 2 बार पूछा गया है डिस्क्रिप्टिव में, बाकी का एमसीक्यू में पूछा गया है। कॉस्ट ऑडिट का भी देखो, अपॉइंटमेंट जो भी है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का आपको क्या एक एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, एमसीक्यू थीम इन एवरी सिंगल पेपर प्लस डिफरेंस सीआरए फ्रॉम ईच टाइम प्लस डिस्क्रिप्टिव इन दिसंबर 2023 एंड जून 2025। अभी देखो, इससे डीप एनालिसिस कोई दे नहीं सकता, ठीक है, इससे डीप नहीं जा सकते आप। अगर आपको पढ़ना है तो आप कर सकते हो कि भाई रिमार्क्स ले सकते हो और आपका प्लान स्ट्रैटेजी उस अनुसार बना सकते हो, ठीक है। इस पीडीएफ को यूटिलाइज करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और यहाँ पे बहुत सारे और भी दिए हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। मैं एक एक बताते नहीं बैठूंगा आपको। और यहाँ पे भी देखो, सब कुछ दिया हुआ है आपके लिए, तो आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, और मैंने भी एनालिसिस करके बताया कि आपको क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। अब और एक बात ये बताऊँ आपको कि आपको अटेम्प्ट क्या क्या करना चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 3 को आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर सकते हो, अगर आप उसमें महारती हासिल कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मुश्किल, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, देखो वैसे तो कुछ है नहीं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, बट काफ़ी लोगों को काफ़ी हार्ड लगता है क्योंकि उसमें जर्नल एंट्रीज है, उसमें भी शेयर्स का, तो उनको प्रॉब्लम होता है करने के लिए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 6 या फिर 7 या फिर 8, 6, 7, 8 में से ऑडिट के 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ऑडिट के 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, और एक क्वेश्चन को क्या बोलते हैं उसमें ऑप्शन में डाल के क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऑप्शन में डाल सकते हो। या फिर किसी किसी का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा होगा, अगर किसी का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा होगा तो क्या करे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक सब कुछ करो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक सब कुछ करो, और क्वेश्चन नंबर 8 को करो, और ऑडिट के 2 क्वेश्चंस को ये डालो, ऑप्शन में डालो, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने दोनों को ही ऑप्शन दे दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है ना, ये गलती मैंने भी की थी, ओके, मैं एग्री करता हूँ, मेरी गलती है इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है ना, बोलते देख लेंगे यार, एडजस्टमेंट किए ना, सर ने लिखवाया ना, बस हो गया ना, क्या करना है बाकी। ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को प्रैक्टिस करना, हर दिन 1 घंटा दे दो, ये आपको 14 आउट ऑफ 14 ला के देगा, ठीक है। ये अप्लाइड वाला रूल है, ठीक है, अप्लाइड रूल है। आप डेली प्रैक्टिस करो, ये गलती मैंने की थी, प्रैक्टिस नहीं की थी, इसकी वजह से मेरे कम मार्क्स आए हैं, बट आप कर सकते हो, आपके पास टाइम बहुत है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी तो कितना बहुत टाइम है यार, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत टाइम है, 3-4 महीने हैं आपके पास। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अभी से चालू करो, एक एक क्वेश्चन हर दिन करना, मार्क में वर्ड्स आपको काफ़ी अच्छा जाएगा। मतलब 14 आउट ऑफ 14 आपके झोली में आएंगे, मतलब ऐसा ऐसा टपकेंगे आपके झोली में, ठीक है। और बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस शीट नहीं पूछता, क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलता है कि इतना इतना बड़ा बड़ा किया है तो बैलेंस शीट क्यों पूछे। उसके बाद में
इंडियन आपको बता दूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें नितिन गोयल सर की वीडियोस है, तो उनको देखा ना तो भी चलेगा, कोई इशू वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ऑडिट के लिए मेरे पास कोई टीचर नहीं है, आप कोई भी मैराथन देख के ये कंफर्म ख़त्म कर सकती हो, इसके लिए रेगुलर लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है ऑडिट के लिए, ठीक है। और ऑडिट का एमसीक्यू है ना, ऐसा आता है कि कभी कभी 60-40% आता है, ठीक है, मतलब कभी कभी 60% कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है और 40% ऑडिट होता है। बट मेरे अटेम्प्ट में, मेरा अटेम्प्ट 2000 सॉरी दिसंबर 2024 था। इस अटेम्प्ट में ज़्यादातर मेरे 60% ऑडिट के एमसीक्यूज थे और 40% कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू थे। तो एमसीक्यू में आपको शेड्यूल 3 करके ही जाना है, शेड्यूल 3 का एमसीक्यू कंफर्म है, बायबैक का एमसीक्यू कंफर्म है, ऑडिट का जो ऑडिट रिपोर्ट का एमसीक्यू बोला मैंने वो कंफर्म है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में से भी एक एमसीक्यू आता है, वो भी एक एमसीक्यू कंफर्म है, तो वो करके जाना। और कारों का एमसीक्यू आया तो आया, नहीं तो ऑडिट ऑफ बैंक्स में से भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एमसीक्यू आता है, वो एक कंफर्म है, ठीक है, तो वो भी एक करके जाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं तो लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट है ना, उसका एमसीक्यू, तो वो वाला करके जाना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को कैसे करना है, क्या करना है। एंड आई गेस आपका अच्छे से रिजल्ट हो जाए, मतलब सॉरी, अच्छे से रिजल्ट बोला, अच्छे से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप 60+ स्कोर करो और 200 पार लेके नैया पार करो, जैसे कि मोदी जी को 400 पार करने हैं, वैसे हमको भी 400 पार करने हैं, अगर बोथ ग्रुप दिए तो, ठीक है। मोदी जी और हम दोनों भी 400 पार करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट मोदी जी, बट हम तो करेंगे। और हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वालों, आप लोग है ना 200 पार ही करो, ठीक है। आपके लिए 400 वाला क्राइटेरिया नहीं है, आप 400 पार करने की कोशिश भी मत करना, आपको बस 200 पार करने जो सिंगल ग्रुप वाले, और बोथ ग्रुप वालों 400 पार कर दो भाई, ख़त्म कर दो इस मामला पानी को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और मैं थोड़ा गला बैठ गया, सॉरी फॉर दैट, थैंक यू।